ओके, देखिए क्या है, आज की जो टॉपिक हमारी विशेष होगी वो एक 3 ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। उस 3 ऑर्गेनाइजेशन में संभवतः एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे किसी दिन मैं क्वेश्चन ना पूछूं, ऐसा संभवतः बहुत रेयर देखने को आपको मिलेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुंबई में हमने स्टैब्लिश किया। तीनों ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात करेंगे उस तीनों का स्टैब्लिशमेंट हमने मुंबई में ही किया है। एक 2008 में किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने एनपीसीआई के रूप में दिया है। पहले ही बताया है, आज थोड़ी सी झलक एनपीसीआई पे फिर से दूंगा, लेकिन एनपीसीआई पे पहुंचने से पहले एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने मुंबई में किया, 1978 में किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी अगर कोई भी डिमांड डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट कोई सी भी अकाउंट हो या टाइम डिपॉजिट कोई सी भी अकाउंट हो। अब आप कहेंगे सर डिमांड नहीं समझ में आ रहा है, टाइम नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ सुन के रखिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। आपकी किसी भी बैंक में कोई भी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट हो या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट हो, किसी भी कारण से अगर वो बैंक दिवालिया हो जाती है ना, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल अपने आप को उसने बोला कि मैं सरेंडर हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा वापस करेगी, क्योंकि आपकी हर एक डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट का इंश्योरेंस होता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DICGC। DICGC स्टैंड फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई बैंक दिवालिया हो गई, उसी कंडीशन में सिर्फ आपके डूबे हुए पैसे का, अगर 1 लाख रुपए आपका सेविंग अकाउंट में जमा था, जैसे बहुत बार आपने देखा कोऑपरेटिव बैंक डूब गई, यस बैंक पे ताला लग गया है, या फिर आप 40,000 रुपए, 20,000 रुपए निकाल सकते हैं। माइक आपको किसका माइक ऑन है ना? तो इन कंडीशन ऑफ ओनली लिक्विडेशन, इन कंडीशन ऑफ ओनली दिवालियापन ही आपके 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होता है। और इस इंश्योरेंस का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रीमियम एक बैंक देती है ना, जैसे कोई भी हम इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं उसका हम प्रीमियम अदा करते हैं। हमने लाइफ लिया, हमने LIC लिया, हमने किसी का जनरल इंश्योरेंस लिया, तो हम पैसा देते हैं इंश्योरेंस वाले को कि हमारा इंश्योरेंस भाई 1 साल के लिए आप कवर रखो। बट यहाँ पे आपकी अकाउंट का इंश्योरेंस आपकी बैंक करवाती है, और उस इंश्योरेंस का अमाउंट वो बैंक भरती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को भरती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से मैं बता रहा हूं, DICGC। तो पहले लिखिएगा मत, पहले सुनिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। पहले तो नाम ही जान ले, वही काफी है, DICGC। DICGC का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? डिपॉजिट, डोंट राइट, पहले सुनते रहे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है आपकी क्या, ये वो कंपनी है जो आपके हर एक टाइम डिपॉजिट और कौन सी डिमांड डिपॉजिट का इंश्योरेंस रखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसी को मिला के हम क्या कहते हैं? इसको हम मिला के कहते हैं NDTL। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप तोड़ेंगे अगर, तो ये तो हो गया N स्टैंड फॉर नेट, D स्टैंड फॉर डिमांड, T स्टैंड फॉर टाइम, और ये क्या हो गया? तो लायबिलिटी हो गया। अभी बताता हूं क्या होता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो NDTL का फुल फॉर्म है कि व्हाट इन NDTL, N स्टैंड फॉर व्हाट और L स्टैंड फॉर व्हाट, ऐसे क्वेश्चन आपसे रहेंगे। तो आप जाने कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एक मिनट होल्ड करो। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL का फुल फॉर्म जान गए। अभी इसको हमने तोड़ा तो क्या मिला हमें? डिमांड, और क्या मिला हमें? टाइम।
डिमांड का मतलब होता है कि अगर हमने बैंक में अपना कोई भी पैसा रखा है और हम बैंक से डिमांड करते हैं, चाहे बैंक में जाते हैं, चेक लेके जाते हैं, या एटीएम से हम बाहर पैसा निकालते हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि भाई मुझे एटीएम से 10,000 रुपया दो, तो बैंक बिना सोचे पूछे समझे हमें 10,000 रुपया देता है। दैट इज कॉल्ड डिमांड। हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। हमारा जो करंट अकाउंट होगा उसे हम भी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट करते हैं। मतलब इसमें रखे हुए पैसे का जब भी हम बैंक से डिमांड करेंगे, बैंक हमें पैसा इमीडिएट देगी। दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। वैसे ही आपने अगर बैंक में 1 लाख रुपए का एफडी कर लिया है और बाहर में आप एटीएम कार्ड लगा रहे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा क्या? नो सर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि योर एफडी एंड योर आरडी इज नॉन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, इट्स अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट। क्योंकि आपने बोला है बैंक को कि 6 महीना, 1 साल, 5 साल के लिए इसको फिक्स कर दो, तो वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट है। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट आएगा? एफडी और आरडी, है ना, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में कौन सा आएगा? सीए और एसए को मिला के हम बोलते हैं कासा अकाउंट। सीए स्टैंड फॉर क्या होगा? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और एसए फॉर सेविंग अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है, इसमें जो पैसे रखे हुए हैं वो हमारे लिए एक एसेट है। हमने अगर अपने सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए रखे, तो दिस 5,000 इज एन एसेट फॉर मी, बट सेम टाइम वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो बैंक के लिए लायबिलिटी है। इस तरह से हम इसे मिला के बोलते हैं एनडीटीएल। समझ में आया एनडीटीएल क्या होता है? यस सर। कासा अकाउंट क्या होता है वो समझ में आया? यस सर। डीआईटीसी किसका इंश्योरेंस करेगी वो समझ में आया? आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईटीसी। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और आरडी अकाउंट। कौन सा आंसर देंगे आप? कन्या कौन सा दोगे? सुकन्या। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया डीआईटीसी। ये किसका इंश्योरेंस करेगी? तो इस अकाउंट का इंश्योरेंस करेगी। आपको मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज, 5 लाख। पहले ये 1 लाख था, आज के रेट में कितना है? दिस अमाउंट इज नाउ अप टू 5 लाख रुपीज। हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान, मुंबई। मुंबई। कब एस्टेब्लिशमेंट किया? तो दिस डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1978। 1978। देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीआईटीसी आखिर कौन से बैंक का इंश्योरेंस करती है। क्या हर एक बैंकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस डीआईटीसी के द्वारा किया जाता है? आंसर इज नो। डीआईटीसी सारे बैंक का इंश्योरेंस करती है। तो ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में, क्लर्कियल एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीआईटीसी किसका इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। तो आप जाने एनबीएफसी लेस देन 100 CR प्लस प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये जो एक्सेप्शन है यही आपके लिए क्वेश्चन है कि डीआईटीसी किसका इंश्योरेंस नहीं करती है। तो आपने अगर वैसी एनबीएफसी जिसका जो कॉर्पस है वो 100 करोड़ से कम है, उसमें पैसे रखे हैं, वो एनबीएफसी डूब गई, आपके पैसे भी डूब गए। या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, यहाँ भी जो छोटी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी आपने पैसे रखे, वो कोऑपरेटिव बैंक डूब गई, तो आपके पैसे डूब गए क्योंकि आपकी वो इंश्योरेंस नहीं है। लिखें लिखें DICGC, फुल फॉर्म लिखें। फुल फॉर्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सेटअप ऑन 15th of July 1978। set up on 15th of July 1978। headquarter Mumbai।
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, DICC covers insurance of DICC covers insurance of all demand deposit and time deposit accounts. DICC insures DICC covers insurance of all demand deposit and time deposit accounts. ब्रैकेट में लिख लीजिए सेविंग करंट FD RD. lying with bank, lying with any bank लिखे, lying with any bank except, और इस except को कैपिटल लेटर में लिखिए, except NBFCs, except NBFCs having net worth less than 100 CR, NBFCs having net worth 100 CR, less than 100 CR. अगर 100 करोड़ से ज्यादा में है तो उसका इंश्योरेंस होगा. NBFC having net worth less than 100 CR and primary credit society, जितने भी बैंक है उसमें अगर सेविंग करंट FD RD है तो उसका इंश्योरेंस DICC करेगी. एक्सेप्ट वैसी NBFC का फुल फॉर्म भी लिख लो अगर किसी को नहीं मालूम है तो. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये बैंक है लेकिन बैंक नहीं है. क्या है बैंक और NBFC में अंतर, ये मैंने पहले ही बताया है, आगे फिर से बताऊंगा. नॉन बैंकिंग फाइनेंस, C स्टैंड फॉर नॉट कॉर्पोरेशन, C स्टैंड फॉर कंपनी. उस NBFC जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है या फिर वो एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, उसमें रखे हुए किसी भी टाइम या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का कोई भी इंश्योरेंस आपके DICC, इसका एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में 1978 में हमने किया, का इंश्योरेंस नहीं होता है. नेक्स्ट फैक्ट पे 1 लाख बार अंडरलाइन करें, मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज. मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज कितना? 5 लाख. 5 लाख लिखे. मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर 5 लाख. सर वो PESC का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी. 5 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर रहेगा. अभी मेरे को बताओ कि मेरा 5,000 रुपया XYZ बैंक में था, वो XYZ बैंक एक प्राइवेट बैंक थी, क्या मुझे इंश्योरेंस कवरेज है? यस. है? यस सर. हाँ सर. फिर से सोच के बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरा एक XYZ प्राइवेट बैंक में 5,000 रुपए था, बैंक उस दिन दिवालिया हो गया, RBI ने उससे बंद कर दिया, क्या मुझे इंश्योरेंस मिलेगा? प्राइवेट बैंक थी. क्या प्राइवेट बैंक मतलब तो मिलेगा NBFC चाहे वाला. नहीं मिलेगा, यही तो होगा ना. तो आधा जनता बताओ मिलेगा, आधा जनता बताओ नहीं मिलेगा. बाद में मैं कुछ पता ही है कि मैं बता दूंगा. सर क्या मिलेगा. होगा? मिलेगा. यस सर मैंने मिलेगा. स्पष्ट लिखा है ऑल बैंक, और एक्सेप्शन में सिर्फ और सिर्फ NBFC को डाला है, वो भी NBFC जो लेस देन 100 CR है और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है. क्या एक्सेप्शन में मैंने प्राइवेट बैंक का नाम लिया, RRB का नाम लिया, कोऑपरेटिव बैंक का नाम लिया, किसी फॉरेन बैंक का नाम लिया? नहीं लिया. इसका मतलब मिलेगा. हर एक बैंक का इंश्योरेंस रहता है, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन लिख दिया है सिर्फ उसका नहीं मिलेगा, बाकी दुनिया की नहीं, मतलब इंडिया की हर एक बैंक का मिलेगा. समझ में आया? यस सर. यस. हाँ, ये है आपकी DICGC. रिसेंट अपडेशन इसमें सिर्फ इतना है कि पहले ये जो इंश्योरेंस अमाउंट था वो 1 लाख रुपए था, इससे बढ़ा के अभी हाल ही के दिनों में अगस्त 2021 में 5 लाख रुपए किया गया है. अभी किया गया है 2-3 महीने पहले.
अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट बैंक में मेरा 5,000 रुपये था। अब मुझे ये बताओ, उस प्राइवेट बैंक में मेरा अगर 5,000 रुपये था, बैंक दिवालिया हो गई, तो मुझे कितना रुपया मिलेगा? 5,000। 5,000? कितना मिलेगा? तो 5,000 ही मिलेगा ना। अब मुझे पता नहीं है ना, मैं कभी ऐसा बैंक में 5,000 पढ़ा ही नहीं मिलेगा दिवालिया हो सर। गई। हाँ, 5,000 या 5 लाख? 5,000। यस। अरे भाई, जितना पैसा रखा हुआ है उतना ही तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा ना, तो 5,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर 10 लाख रुपए रखा हुआ होता तो कितना मिलता? 5 लाख। यस। 5 लाख। मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज इज 5 लाख। आपका अगर 5 लाख से ऊपर है तो उसका गारंटी DICC नहीं लेती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, हम चलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन की ओर जिसका सिर्फ नाम और काम इतना आप अगर जान गए तो कोई भी रबड़ बड़ ले आयो रबड़। हाँ, यहाँ ले दादा। क्या हो गया पूजा? ये लगता है जूम पे क्लास लगा के बाकी लोग एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, कबड्डी देख रहे हैं, वो टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है तो पिच रिपोर्ट देख रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की ओर चलेंगे जिसका नाम और काम काफी है। उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल की बात हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इंडिया में जितने भी डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट हैं, फिर से बोलता हूं, जितने भी डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट हैं उस सारे प्रोडक्ट की वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब अम्ब्रेला रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर, और ये सबको क्या करती है? तो रेगुलेट करती है। आवाज आ रही है ना मेरी? सबको क्या करती यस है? सर। तो रेगुलेट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने मुंबई में ही किया, 2008 में किया। 2008 में हमने मुंबई में एस्टैब्लिशमेंट किया। इसके दो बड़े नाम हैं, दो बड़े नाम जिस आधार पे पूछे जाएंगे उसी आधार पे आपका आंसर आपके एग्जाम में होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया MD, उस कंडीशन में आपकी आंसर दिलीप। तो वो इस गया। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। MD कौन है? तो दिलीप असदे उसके MD हैं। और आपसे जब पूछा गया कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन है, उस कंडीशन में विश्व मोहन महापात्रा उसके क्या है? तो आपके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। डिजिटल बैंकिंग की वो रेगुलेटर है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी 11-12 प्रोडक्ट के मैं नाम लिखूंगा, सिर्फ उस नाम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उसके अंदर की सारी कहानियां मैं बाद से किसी क्लास में बताऊंगा। बट NPCI क्या करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि NPCI रुपे कार्ड को रेगुलेट करती है। NPCI CTS चेक ट्रांसमिशन सिस्टम की भी रेगुलेटर है। NPCI UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की भी रेगुलेटर है। NPCI NUUP नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा की भी क्या है? तो आपकी रेगुलेटर है। NPCI BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम की रेगुलेटर है। NPCI NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो, या फिर आपकी NACH नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हो, उसकी भी रेगुलेटर है। जितने भी नाम मैं बता रहा हूं उस नाम का फुल फॉर्म आप जान लें और उसके फादर के रूप में NPCI को जान लें, जिसका एस्टैब्लिशमेंट आपके शहर में 2008 में हमने किया। दिलीप असदे उसके MD के रूप में काम कर रहे हैं। विश्व मोहन महापात्रा उसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं।
नाम एनपीसीआई, बड़ा नाम काफी है, लिखें। जिनको मालूम नहीं है, संभवतः आप में से 2 ही 3 लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम होगा, जो पुराने लोग हैं। एनपीसीआई एस्टैब्लिशमेंट 2008, इधर दुबई। मुंबई। नेशनल पेमेंट ऑपरेशन। पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटर ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। एमडी कौन है? दिलीप असबे, दिलीप। एक्ट ऑफिशियो चेयरमैन। विश्व मोहन महापात्रा। क्या क्या करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या करती है? पहला क्या है? NFS। दूसरा क्या है? NACH। तीसरा क्या है? IMPS। चौथा क्या है? CTS। पांचवा RUPAY। छठा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS। सातवां UPI यूनिफाइड इंटर पेमेंट इंटरफेस या फिर भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सातवें क्या? आठवां NUUP 9th BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम 9। एक और होना चाहिए, हाँ, NCMC। पर इतनी बात लिखें, फिर इसके फुल फॉर्म पे हम चलेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। लिखें पहली बात। पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। NPCI full form National Payment Corporation of India, established in Mumbai in 2008. Digital regulator of all banking products, या फिर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। इंडिया में यही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहले ये सारा काम, इसमें से बहुत सारे काम सर नए हैं। लास्ट वाला आपने NCMC लिखा है। NCMC, N फॉर नागालैंड, M फॉर मुंबई, C और C कॉमन है, कलकत्ता। MD है दिलीप असबे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा। ये जो 10 काम है, इस 10 काम में से एक काम आपके एग्जामिनेशन में ना पूछा गया है या फिर ना पूछा गया हो, संभवतः ऐसी बहुत कम एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगी। पहला है NFS। NPS मत लिखना, वो NF है, मेरी राइटिंग ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये NFS है, NFS। दूसरा है NACH, तीसरा है IMPS, चौथा है CTS, पांचवा है रुपे कार्ड, छठा है AEPS, सातवां है UPI/भीम, आठवां है NUUP, 9th है BBBS, 10वां है NCMC।
डन। हुआ क्या? Yes, sir. हटाओ। आपके पास अगर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है तो क्या आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकलेगा? Yes, sir. निकलेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का? पक्का हाँ sir. सर। क्यों निकलता है? क्योंकि ये सिस्टम काम करता है, दैट इज नेशनल फिनेंशियल स्विच। हर एक बैंकों की जो एटीएम की सर्वर है वो यहाँ पे लिंक है, हर एक बैंक का एटीएम का सर्वर। इस कारण से किसी भी बैंक का पैसा आप किसी भी बैंक के एटीएम के थ्रू निकाल पाते हैं, क्योंकि आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। और वो जो इंटरकनेक्शन वाला स्विच है वो स्विच इस नाम से काम करता है, नाम है NFS, नेशनल फिनेंशियल स्विच। दूसरा, आपने पंजाब नेशनल बैंक में लोन लिया और उसका जो ईएमआई है वो आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट से भरते हैं, चलेगा क्या ऐसा? हाँ sir. क्यों चलता है? क्योंकि ये सिस्टम काम करता है, नेशनल National Automatic Clearing House. ऑटोमेटेड क्लियरिंग, एस स्टैंड फॉर हाउस है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। दो अलग अलग बैंकों में ऑटो ट्रांसफर का ये ऑप्शन है ना? आपको हफ्ता भेजना है, आपको ईएमआई ट्रांसफर करना है किसी बैंक के लोन अकाउंट या फिर सुकन्या अकाउंट में या फिर आरडी अकाउंट में, है ना, या फिर पीपीएस अकाउंट में, तो फिर आप ये मैंडेट डाल सकते हैं। दो अलग अलग पैर होने चाहिए। एसबीआई में ही आपको अब पैसा भेजना है ऑटोमेटेड तो ये नहीं चलेगा, लेकिन एसबीआई टू एचडीएफसी, एचडीएफसी टू आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई टू बैंक ऑफ इंडिया, उस कंडीशन में नेट आपकी सिस्टम काम करती है। दो अलग अलग बैंकों में ऑटो पेमेंट ट्रांसफर का ये मॉड्यूल है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तीसरा है, जब भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस, इमीडिएट Payment system. पेमेंट। एस स्टैंड फॉर सिस्टम नहीं है, एस स्टैंड फॉर सर्विस है। इमीडिएट, ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। जब आरटीजीएस एनईएफटी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एनईएफटी के थ्रू आपने पैसे भेजे हैं तो कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम 4 घंटे में जाएगा। आरटीजीएस के थ्रू आपने पैसे भेजे हैं तो फिर आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट की ही शुरुआत 2 लाख रुपए से होती है। तो एनईएफटी आरटीजीएस में कुछ ऐसी खामियां थी जिस खामियों से उबरने के लिए एनपीसीआई ने 2008 के बाद आईएमपीएस को इंट्रोड्यूस किया। इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इधर डाला सामने वाले को दिखेगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फोर्थ, सीटीएस। क्या होता है सीटीएस? चेक के ऊपर सर वो इमेज होता है बारकोड टाइप। सीटीएस पैन इंडिया के किसी भी बैंक का चेक हो, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हैज टू बी क्लियर विद इन 48 वर्किंग आवर्स। 2 दिनों के अंदर क्लियरिंग होनी चाहिए। ये एक नई सिस्टम है जिसकी शुरुआत की गई आपके एनपीसीआई के द्वारा, नाम दिया हमने सीटीएस, चेक ट्रांकेशन सिस्टम है। यहाँ पे एस स्टैंड फॉर सर्विस नहीं है। बहुत बार सर्विस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा आपके फुल फॉर्म में। मैं बार बार बताते आया हूँ आपके एग्जाम में कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 फुल फॉर्म के क्वेश्चन रहते हैं। इस कारण से हर एक एब्रिविएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बोलता हूँ कि एनडीटी याद करो तो करो,
मैं अगर बोलता हूं कि काका अकाउंट करंट और सेविंग अकाउंट है तो करो, मैंने अगर ये 10 नाम लिखे हैं तो इसका फुल फॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कम से कम 200 फुल फॉर्म आपको याद करके जाने हैं और उसी 200 में से 5 आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। मैंने अगर लास्ट क्लास आपको नेस्डैक है ना, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का पूरा नाम लिखवाया था, इस कारण से लिखवाया था क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इन नेस्डैक Q स्टैंड फॉर व्हाट। तो उस कंडीशन में दूर दूर तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस कारण से एब्रिविएशन पे मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है किसी भी चैप्टर के अंदर। हमने लिखा चेक ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज CTS। बाद में बताऊंगा ये एक ऐसे सिस्टम है जिसमें चेक का फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया है। हर एक बैंकों के पास ये मशीन है, इसी में बारकोड लगे होते हैं, चेक स्कैन होती है, एनपीसीआई के सर्वर पर अपलोड होती है, वहीं से क्लियरिंग 48 आवर्स में हो जाते हैं। डिटेल इन सब का डिटेल में बताऊंगा लेकिन इंडिविजुअल क्लास में। अभी सिर्फ एनपीसीआई और ये नाम, इस नाम के साथ इसका पूरा नाम हमें जानना है। रुपए, जितने भी आपके कार्ड हैं, रुपए का कोई फुल फॉर्म नहीं है ना, ऐसा नहीं कि रुपए का भी RU कुछ अलग अलग नए वर्ड को जनरेट करते हैं ये लेटर, ऐसा नहीं है। रुपए एक इंडिजिनस कार्ड है जिसकी बात हम एटीएम में क्लास में करेंगे। जैसे अभी आपके पास जो भी कार्ड होगी उस पर लिखा रहता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। तो उसी तर्ज पे ये जितने भी नाम मैंने अभी इससे पहले बताया है, चाहे वो मास्टर हो, वीजा हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, ये सारी की सारी आपकी इंडिया की कार्ड नहीं है। ये कैलिफोर्निया की कार्ड है, वाशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर है, तो वो कार्ड है जिसका एक रॉयल्टी अदा करके हम उनकी सर्विस लेते हैं। उसी तर्ज पे हमने बोला कि हम जो वो रॉयल्टी देते हैं, एटीएम मेंटेनेंस चार्ज, हर एक अकाउंट के होल्डर से हम 1 साल में काटते हैं और उनको हम वापस भेज देते हैं। यूएस के डिपार्टमेंट जो भी वीजा है, रुपए है, उनको भेजते हैं। तो आरबीआई ने बोला कि एक ऐसी कार्ड होनी चाहिए प्योर इंडिजिनस कार्ड हो। अगर प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की और उसके अंदर हम अगर वीजा कार्ड देते तो एक तो बेचारे वो 1000 रुपए रखते ही हैं, उसमें अगर 200 रुपए एनुअल मेंटेनेंस फी हम काट लेंगे तो बचेगा क्या उनको। तो उस तर्ज पे इंडिजिनस कार्ड की शुरुआत की गई। एनपीसीआई ने उस इंडिजिनस स्वदेशी कार्ड की शुरुआत की और उसी स्वदेशी कार्ड का नाम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, नाम है रुपए। आप किसी भी एटीएम में जाएंगे तो आपको लिखा रहता है रुपए। तो रुपए का मतलब ये नहीं है कि आइए और रुपए निकाल के ले जाइए, वो कह रहा है कि रुपए की फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। छोटे जो गांव हैं, छोटे जो कस्बे हैं, वहां पे बैंक आने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन सर्विस सेंटर है, अगर आपकी आधार आपके अकाउंट के साथ लिंक है तो किसी भी कॉमन सर्विसेज पॉइंट पे आप अपने थंब को लगा के पैसे निकाल सकते हैं। उस फैसिलिटी का नाम AEPS है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसके बाद गूगल पे, फोन पे, जो भी पे हो, सारी जो पे है वो जिस सिस्टम पे काम करती है उस सिस्टम का नाम है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज यूपीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना इंटरफेस है भीम, है ना, भीम। भीम का जो फुल फॉर्म है क्या है, क्या है भीम का फुल फॉर्म? भारत इंटरफेस। भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यूपीआई के बेस पे ही आपकी गूगल पे भी चलती है, फोन पे भी चलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी पे है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, उसका फुल फॉर्म है, वो भी चलती है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। नेक्स्ट है NUUP, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड, नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री
डेटा, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। SBIPO का पूछा हुआ क्वेश्चन है, NUUP का पूरा नाम है ना, पूरा नाम दिया था और पूरा फुल फॉर्म दिया था, ऐसा नहीं कि पूछा गया था NUUP में P स्टैंड फॉर, NUUP स्टैंड फॉर, और नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर दिया था, नेशनल अम्ब्रेला कुछ भी देगा, उस कंडीशन में आपको नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा याद करना है। नेक्स्ट, BBPS, भारत बिल पेमेंट, जितने भी बिल हैं वो आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। सिर्फ इसका फुल फॉर्म आपने अगर जैसा मैंने लिखा है बोर्ड पे वैसा आपने याद कर लिया तो इस क्लास से, सिर्फ इस टॉपिक से आप मान के चले कि 1 मार्क्स तो कहीं से जाने वाला नहीं है। कभी भी इतने कॉन्फिडेंस में मैं अपने किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं बताता हूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट NPCI से क्वेश्चन ना आए, मैंने पहले ही बोला है, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आप 10 साल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आपको दिखेगा कि NPCI से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है या फिर इन 10 चीजों से क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम, इनका फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में तो आप समझ गए कि CTS पे भी NPCI रेगुलेट करता है, रुपए कार्ड को भी NPCI रेगुलेट करता है, बट इसकी जो फुल फॉर्म है वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें इसके फुल फॉर्म, आगे चलेंगे हम। सर NUUP का जो है ना सप्लीमेंट्री है क्या है? NUUP, नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि NUUPD होना चाहिए, क्योंकि डेटा जो है वो सबसे आखिरी में जुड़ा हुआ है, तो वैसे याद करना ही पड़ेगा। नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा, NUUP। चलो आगे। सर लास्ट वाला भी बोलो ना, NCMC। NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड वाला कार्ड, मोबिलिटी कार्ड। भीम का फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं तो छोड़ ही दोगे आप। भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट का जो भी है वो आपको याद होना चाहिए। मैंने गूगल पे का फुल फॉर्म बताया क्या कि गूगल पे का फुल फॉर्म क्या है या क्या है ये वो, क्योंकि वो सब प्राइवेट है, वो सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट का है वो आपको याद करना है। आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे सर्विस चार्ज का बोर्ड लगा रहता है, यस और नो? माइक ऑन करो।
आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में तमाम चीजों का बोर्ड लगा रहता है या नहीं? Yes. केवाईसी के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं, डीडी अगर इशू करवाएंगे तो कितने चार्ज हैं, आरटीजीएस अगर आप बैंक से करेंगे तो कितने लाख तो कितने चार्ज लगेंगे। मतलब सारी चीज जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है उन चीजों की नोटिस लगी होती है। क्योंकि कस्टमर में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये फिक्स है, मेरे लिए भी उतना ही लगेगा, उस बंदे के लिए भी इतनी ही लगेगी। ये काम कौन करता है? तो बैंकों के जितने भी कोड एंड कंडक्ट हैं, जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सारा का सारा एक ऑर्गेनाइजेशन बना के तैयार करती है हर एक बैंकों के लिए। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक बैंकों के लिए अपनी कोड एंड कंडक्ट, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया 2006 में, 2006 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट फरवरी 18 को किया, 18/2/2006 को किया। मुंबई में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। बैंकिंग के कोड, बैंकिंग के स्टैंडर्ड, बैंकिंग के ट्रांसपेरेंसी को बनाने का इससे साथ संबंध है। ये एक वॉच डॉग के रूप में काम करती है और रजिस्टर्ड है एक सोसाइटी के रूप में। नाम है BCSBI। आपसे अगर पूछा जाए कि BCSBI का फुल फॉर्म क्या होता है, दूर दूर तक SBI से कोई भी रिलेशन इसका नहीं है। BCSBI अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। वॉच डॉग हर एक बैंकों के ऊपर अपनी नजर रखती है। हर एक बैंकों के कोड एंड कंडक्ट स्टैंडर्ड को बनाने का इसके पास जिम्मेदारी होता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में हमने किया है, 2006 में हमने किया है, 18 फरवरी को हमने किया है। नाम हमने दिया है बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म इज BCSBI। लिखें थर्ड, BCSBI फुल फॉर्म बैंकिंग, नाम में ही इसका काम लिखा हुआ बैंकिंग कोड, लेकिन कम से कम नाम तो याद आना चाहिए। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ किधर का? इंडिया। हेडक्वार्टर किधर? आपकी शहर मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट कब? 18 फरवरी 2006। क्या है? वॉच डॉग, रजिस्टर्ड एज देखिए मैंने ये नाम कैपिटल लेटर में लिखे हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि BCSBI इज रजिस्टर्ड एज पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट अंडरटेकिंग, एज सोसाइटी, और एक और कोई नाम देगा। तो आप जाने, मैंने अभी तक किसी ने नहीं बताया कि पब्लिक अंडरटेकिंग है, NPCI क्या वो भी नहीं बताया मैंने, है ना, BICC क्या वो भी नहीं बताया। लेकिन अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ और कैपिटल में लिख रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, तो समझ जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वॉचडॉग रजिस्टर्ड एज सोसाइटी, वर्क मेकिंग कोड कंडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन for keeping transparency of बैंक। इतनी ही बात आपको जाननी है BCSBI में। लिखे हैं BCSBI फुल फॉर्म बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, 2006। वॉच डॉग रजिस्टर्ड एज सोसाइटी, अंडरलाइन करें, रजिस्टर्ड एज सोसाइटी।
क्या करती है? तो मेकिंग कोड, कंडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैंक लिख दीजिएगा, वो छूट गया मेरे से। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैंक फॉर कीपिंग ट्रांसपेरेंसी, फॉर कीपिंग ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ऑफ बैंक लास्ट में लिख दिया, ठीक है चलेगा। फॉर कीपिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ बैंक। छोटे छोटे नाम है, लेकिन इसी छोटे छोटे नाम से एक दो क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए, तो बीसीएसबीआई अभी आपसे पूछा था तो आपको लगता है कि बीसीएसबीआई हो ना हो एसबीआई की ही कोई नई मुहिम होगी, फिर एसबीआई के चश्मे से आप उसके क्वेश्चन को खोजने लगते हैं, है ना। लेकिन कम से कम इसका फुल फॉर्म भी आपको याद आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंकों के लिए स्टैंडर्ड कौन बनाता है, बैंकों के लिए कोड कौन बनाता है ना। तो ये अपनी सर्कुलर जारी करती है कि बैंकों की नोटिस बोर्ड यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको बैंक से कोई तकरार हो गया तो उसके ऊपर की जो अफिलिएट अथॉरिटी है, उसकी जो हेड ऑफिस का जो एड्रेस है वो भी लगा हुआ होना चाहिए, है ना। बैंकों की कितनी सर्विस चार्ज है ना, कितना आप डॉक्यूमेंट कौन से अकाउंट की लोगे वो भी लगा होना चाहिए। जितनी भी बातें हैं ये इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि आरबीआई ने इसको बोला कि भाई तू देख, मैं सारा काम देखूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो आरबीआई ने बोला कि बीसीएसबीआई मेरा बेटा है, ये बेटा हर एक बैंकों के ऊपर स्टैंडर्ड को बनाए रखने, कस्टमर के हित के लिए सोचेगा, क्योंकि कस्टमर का विश्वास बैंकों में बना रहे। अगर कस्टमर का विश्वास बैंकों में नहीं है तो पैसे रखेंगे नहीं, पैसे रखेंगे नहीं तो बैंक चलेगा ही नहीं, बैंक चलेगा नहीं तो फाइनेंस चलेगा ही नहीं, फिर पूरी की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा और आपका विश्वास बैंक में होना चाहिए। हमारा और आपका विश्वास आपके बाजू में कोऑपरेटिव बैंक में है। आप जाते हैं क्या पैसे रखने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए? 100 में से 5 लोग जाते होंगे, लेकिन 100 में 70 लोग कहाँ जाते हैं? तो उस बैंक की ओर जाते हैं जिस बैंक में ज्यादा भीड़ रहती है। उनको पता है कि इस बैंक में वो गए हैं तो 1 घंटे के बाद ही काम होगा, फिर भी उसी बैंक में जाके वो अकाउंट खोलते हैं। उस बैंक का नाम संभवतः अपने मुंह से निकालना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन वो बैंक सबको मालूम है, और उसी बैंक में आने के लिए सब मरते भी हैं। आपसे अगर पूछा जाता है, अगर मैं ही किसी इंटरव्यू क्लास में पूछता हूँ कि कौन से बैंक में जाना चाहते हो, तो पहला ही नाम उसी बैंक का आता है कि सर इस बैंक में जाना चाहता हूँ। रीजन आई डोंट नो, बट अगर 100 लोगों से मैं पूछता हूँ तो लंच 90 ब्रेक बड़ा होता है सर। अगर 100 लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो 90 लोग आरबीआई का नाम नहीं बताते हैं और नाम उसी बैंक का बताते हैं जिस बैंक में जाने की दिली तमन्ना आपकी आज भी है। और यही तमन्ना मेरे साल 12 साल पहले था, और संभवतः उस तमन्ना को साकार किया मैंने। पढ़ने के बाद वो तमन्ना साकार होती है। थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उस एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्री भी है, आपके मेंस भी है, आपकी ग्रुप डिस्कशन भी है, आपकी इंटरव्यू भी है। तो बड़ा बैंक, बड़ी काम, बड़ा सफलता, बड़ा नाम, तो करने के लिए थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। चलो आगे लिखा था। अरे सो गया क्या? नो सर। इस सब मुंबई वाले सो गए क्या? घाटकोपर वाले घाटकोपर में क्या हो गया? ओमिक्रॉन का सीन कुछ बंद हुआ क्या? मुंबई में चल रहा है सब? नाइट कर्फ्यू बोल रहे लगाएंगे। लगाएंगे? उद्धव मतलब ठाकरे ने आपको फोन किया इम्प्लीमेंट था? किया है, दिया है। इम्पोज किया है सर, इम्पोज किया है, पर लोग घूम ही रहे। इसका मतलब तुम भी घूम रहे हो, तब तो लोगों को देखते हुए घूम रहे हैं। कैसे आपको पता चला घूम रहे हैं लोग? कल में भी आया था ना बाहर के समय। शाबाश शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ओके चलें, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत? कोई बता ही नहीं रहा है। नहीं सर। चलो क्या आगे? हाँ सर। पहले इजाजत लेना पड़ता है ना कि चलो कि नहीं। एक ऐसी कोड, एक ऐसी कोड
जिस कोड से जुड़े हुए कुछ क्या है, कुछ अपने आप में एब्रिविएशंस हैं। आपने सुना होगा, आप बैंक में जाते हैं एनईएफटी आरटीजीएस करने के लिए, तो आपसे बोला जाता है कि सामने वाले पार्टी का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड प्रोवाइड करें। आप जाते हैं बैंक में चेक डिपॉजिट करने के लिए, तो आपसे कहा जाता है कि चेक नंबर आप लिखें या फिर एमआईसीआर आप देख लें कि दिख रहा है या नहीं। तो ये जो आईएफएससी कोड है, ये जो एमआईसीआर कोड है, ये जो सैन नंबर है, ये जो आईबैन नंबर है, ये जो यूटीआर नंबर आपको एनईएफटी आरटीजीएस करने के बाद आपको दिया जाता है, तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है और कितने डिजिट का होता है, इसकी बात आपके इस फाइनेंशियल कोड की क्लास में हम करेंगे। सबसे बड़ा जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड आईबैन नंबर। आईबैन फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। भारत के बाहर किसी भी बैंक में आप अगर अकाउंट खोलेंगे और आप अपना जो रीजन है वो इंडिया दिखाएंगे, तो आपको आईबैन नंबर दिया जाएगा, और ये आईबैन नंबर 34 अल्फा न्यूमेरिक का हो सकता है। 34 डिजिट के आपके अकाउंट नंबर होंगे। अगर आप भारत की सीमा के बाहर किसी दूसरी कंट्री में बहुत पैसा है तो स्विस बैंक में अकाउंट खोलेंगे, तो यू विल बी गेटिंग ए अकाउंट नंबर हैविंग 34 अल्फा न्यूमेरिक कोड कॉल्ड आईबैन, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। दूसरा है यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूटीआर नंबर कितने डिजिट का होता है? तो आप अगर एनईएफटी करते हैं, बाद में बताऊंगा कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है। अभी आप सुन लें सर कि अगर आपने एनईएफटी किया है तो ये जो यूटीआर नंबर होगा वो 16 अल्फा न्यूमेरिक का होगा, और आपने अगर आरटीजीएस किया है तो ये जो यूटीआर नंबर होंगे वो 22 अल्फा न्यूमेरिक के होंगे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूटीआर नंबर आपको दिया जाता है, आपके ट्रांजेक्शन होने के बाद एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जिस रेफरेंस नंबर से आप अपने ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन अकाउंट में क्रिएट हुआ या नहीं। अगर एनईएफटी का ट्रांजेक्शन है तो 16 अल्फा न्यूमेरिक के यूटीआर नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके आरटीजीएस है तो 22 अल्फा न्यूमेरिक के आपके यूटीआर रेफरेंस नंबर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आईएफएससी कोड। इंडियन, आई स्टैंड फॉर इंडियन है, इंटरनेशनल नहीं है। इंडिया के अंदर फाइनेंस से जुड़ा हुआ, बैंक से जुड़ा हुआ, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम से हम ये पैसा भेजते हैं। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो वो सिस्टम होगा, और ये कोड है तो कोड है। कितने डिजिट का होता है? 11 अल्फा न्यूमेरिक, 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। एसबीआई का है तो लिखा रहेगा SBIN 000, फिर ब्रांच कोड। बाद में बताऊंगा कितने होते हैं अल्फा, कितने होते हैं नंबर, कौन सा बैंक के नाम को डिनोट करता है, कौन सा बैंक के नाम को डिनोट करता है। अभी सिर्फ आप लिखें आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फिनेंशियल होता है, न कि इंटरनेशनल फिनेंशियल होता है। इंडियन फिनेंशियल होता है, न कि इंडियन फॉरेन होता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं बना के रखना है। एस स्टैंड फॉर सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, सर्विस नहीं है ये। मैंने इस कारण से बोलते बोलते आपको बोला भी, हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से भेजते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको याद रहे कि सर ने कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी बातें की थी। इसका मतलब सिस्टम की बात सर कर रहे थे, तो इंडियन फिनेंशियल सर्विस नहीं होगा, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम होगा। और सी तो अमूमन लाजमी है, क्योंकि हम कोड की बात कर रहे हैं तो कोड ही होगा। 11 अल्फा न्यूमेरिक का आपका होता है। उसके बाद पैन, आपके पास जो अपना पैन कार्ड है वो कितने डिजिट का होता है? 10 अल्फा न्यूमेरिक। ध्यान से देखना, शुरुआत में 4, आप शुरुआत में 5 आपके अल्फा होते हैं, फिर 4 नंबर, फिर एक अंत में फिर से अल्फा होता है। पैन स्टैंड फॉर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं होता है। लगता है कि पर्सनल हमारे पास है तो पर्सनल ही होगा। पर्सनल इज नॉट द करेक्ट फुल फॉर्म of PAN, that is permanent account number, that this is called PAN, 10 alpha numeric. Next, MICR, किसी भी चेक को आप खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा, that is
मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन 9 नंबर का होता है। किसी भी चेक को आप खोलेंगे तो सबसे नीचे में 4 कोड लिखे रहते हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड का जो कोड होता है नीचे से, वो चेक का नंबर होता है, हमेशा 6 डिजिट का होता है। उसके बाद सेकंड में MICR कोड होते हैं, 9 डिजिट के होते हैं। फिर जो थर्ड होता है वो क्या होता है, SAN नंबर होता है, SAN, SAN नंबर, दैट इज शॉर्ट अकाउंट नंबर, 6 डिजिट। चेक अगर आपके पास है, या फिर चेक जब पढ़ाऊंगा मैं, जिस समय पढ़ाऊंगा कि ओपन चेक क्या है, बियर चेक क्या है, लूज चेक क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, बाउंस ऑफ चेक क्या है ना, उस कंडीशन में वहां पे भी आपको MICR और SAN नंबर से अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी सी बात आप जान लें कि MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, 9 डिजिट का कोड है। SAN नंबर शॉर्ट अकाउंट नंबर है। किधर मिलेगा ये SAN? चेक के नीचे रहता है। SAN नंबर भी चेक के नीचे रहता है, MICR भी चेक के नीचे रहता है। SAN नंबर कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का है? 7 डिजिट का है। और अंत में आपके एटीएम के पीछे एक कोड लिखा आता है, दैट इज कॉल्ड CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट। इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद किया, बाद में अंदर में जाके बताऊंगा ही कि MICR 9 डिजिट का होता है। तो फर्स्ट 3 बैंक, फर्स्ट 3 सिटी, फिर बैंक, फिर ब्रांच होते हैं, वो मैं अंदर की चीजें बाद में चेक के क्लास में बताऊंगा। अभी IBAN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, 34 के होते हैं। UTR 16 से 22 के बीच में वेरी करता है। NEFT क्या है तो 16, RTGS क्या है तो 22 अल्फान्यूमेरिक का होगा। IFSC इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड है, 11 अल्फान्यूमेरिक का होता है। PAN परमानेंट अकाउंट नंबर है, 10 अल्फान्यूमेरिक का होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, 9 नंबर का होता है। यहाँ पे अल्फा नहीं होते हैं। SAN नंबर शॉर्ट अकाउंट नंबर है, 6 नंबर के होते हैं, अल्फा नहीं होता है। MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड होता है, 7 डिजिट मतलब नंबर का कोड होता है, यहाँ भी अल्फा नहीं है। और एटीएम के पीछे CVV नंबर लिखे होते हैं, यहाँ भी अल्फा नहीं है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कोड है, 3 डिजिट कोड ओनली। डन? Yes, sir. माइक ऑन करो। sir. माइक ऑन करो, बताओ अभी तक क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अरे माइक ऑन करो। सर आप ये जो टर्म है सर, आप हमें अभी डिटेल में समझाएंगे या फिर हमें सिर्फ फुल फॉर्म में याद रखना है इनका अभी तक जो? आज के लिए सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बाकी तो छोड़ने वाला तो हो नहीं मैं। ओके सर। जितना सिर्फ बताता हूँ ना, जिस क्लास में इतना बताता हूँ सिर्फ उसको याद करो। टेंशन मत लो कि सर इसके अंदर की बात क्या होगी। जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो बातें ना बताऊं ऐसा संभवतः नहीं होगा।
क्लियर? तो उसके लिए टेंशन ले ही नहीं कि सर इसके अंदर का बताओ, सिर्फ आज जो बताया है फुल फॉर्म बताया है, सिर्फ फुल फॉर्म याद करो। आज के लिए फैमिलियर हो गए इन नामों से, फिर जब अंदर डिटेल में हम जाएंगे और उसमें बताएंगे कि यूटीआर नंबर में शुरुआत के जो 16 डिजिट की हम अगर बात करते हैं, शुरुआत के 4 बैंक के नाम होते हैं, फिर 2 कंट्री कोड होता है, फिर 6 आपके नेशनल कोड होता है, फिर बैंक कोड होता है, फिर ब्रांच कोड होता है, वहां पे समझ में आएगा। अदरवाइज उस दिन भी यूटीआर नया लगेगा, 16 डिजिट नया लगेंगे। तो धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं। ओके सर। देवयानी पहली क्लास समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। देवयानी यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मिस्टर राम यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। न्यूटन का लॉ लग रहा है, जिस गति से अंदर जा रहा है उसी गति से बाहर भी चला जाएगा वो। नहीं नहीं सर, समझ रहा वो न्यूटन का लॉ है ना, क्या है क्या लॉ है? न्यूटन का लॉ पढ़ा है आपने? हाँ सर। कितने लॉ थे? 3। अरे वाह, तब तो ठीक है। अब मैं नहीं पूछूंगा कि पहला लॉ क्या था, दूसरा लॉ क्या है, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है। चलो कम से कम इतनी बात याद है कि न्यूटन के 3 लॉ थे, काफी है। मनीषा, मनीषा हाँ सर। कौन सी ब्रांच? डोंबिवली। डोंबिवली, समझ में आया? हाँ हाँ सर। MICR कोड किधर देखने को मिलेगा? डोंबिवली रेलवे स्टेशन, थाने, मुंबई किधर देखने को मिलेगा MICR कोड? सॉरी सर, क्या बोला आपने? MICR कोड किधर लिखा हुआ दिखता है? चेक के लेफ्ट हैंड साइड पे सर। चेक के लेफ्ट हैंड साइड, चेक के लेफ्ट हैंड साइड तो लिखा रहता है पे, जिसमें हम सामने वाले पार्टी का नाम लिखते हैं, ड्रॉई का नाम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में किधर रहता है? ऊपर। ऊपर में तो IFSC कोड लिखा रहता है। मैंने बताते बताते बोला भी था, चेक के Bottom में। सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा है, तो पहले नीचे आएंगे फिर लेफ्ट में आएंगे। तो तुमने नीचे याद, तुमने नीचे को जो है वो कल्याण में छोड़ दिया, डायरेक्ट डोंबिवली में तुमने लेफ्ट याद कर लिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जब हम चेक की पूरी डिटेल की बात करेंगे उस समय फोटो ऑलरेडी बनाऊंगा मैं, उस समय दिखेगा आपको कि टाइम नंबर कहाँ रहते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट कोड कहाँ रहते हैं, चेक नंबर कहाँ रहता है, MICR कोड कहाँ रहता है, IFSC कोड किधर लिखा रहता है, बियर और ऑर्डर कहाँ लिखा रहता है ना, TTS का जो हॉलग्राम है वो कहाँ लिखे रहते हैं, जो रुपीज का सिंबल है देवनागरी का R वो रहता है या RS रुपीज लिखा रहता है, वो सारी बात आपके उस चेक के इनवॉल्वली क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट, दीप्ति सावंत, थाने। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ समझा। जनरल अवेयरनेस, हाँ सर। ये जनरल अवेयरनेस है या बैंकिंग अवेयरनेस है या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है या करंट अफेयर्स है, क्या है आज जो मैंने पाया? आज जो मैंने जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस। ये जनरल अवेयरनेस है? नहीं, ये जनरल अवेयरनेस नहीं है, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। बैंक के अंदर की जो बातें हैं वो आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में समायोजित होती हैं, उसकी बातें ये हैं। करेक्ट, आपकी जो एग्जामिनेशन है, जो भी बैंक की एग्जामिनेशन है, उसमें जो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे आते हैं 40 क्वेश्चन, है ना, या फिर RBI में जाएंगे तो 80 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस रहते हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस के अलग अलग क्या है, तो पायदान है, अलग अलग अवधारणा है, अलग अलग पिलर है। उसमें 15 मार्क्स के बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे आते हैं। आपके जो 8 to 10 मार्क्स हैं वो जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस पूछे आते हैं। नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सा झील है, सबसे ऊंचा सबसे नीचा, ऐसे जो किंदी चोर वाले क्वेश्चन होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के अंदर आते हैं, है ना, कि गिर अभ्यारण्य कहाँ का है, फोक डांस, है ना, कथक कली हम कहाँ करते हैं। तो ये तो जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा आता है 8 से 10, जिसमें इंडिया के अंदर, इंडिया की बाहर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कुछ भी क्वेश्चन हुआ हो 4 महीने 5 महीने के अंदर, तो ऐसे तमाम से फैक्ट आपको 8 से 10 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और कुछ आपकी फिनेंशियल अवेयरनेस की बातें जुड़ी होती हैं,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ क्या है, एडीबी क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, G8 क्या है, तो है ना, या फिर बजट क्या है, जीएसटी क्या है ना, बजट का कितने अलॉटमेंट, कितना फंड किसको गया है ना, या फिर अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग कैपिटल, उसकी करेंसी जो है, RMB कहाँ का है, दिरहम कहाँ का है, दिनार कहाँ का है, रूबल कहाँ का है, रियाल कहाँ का है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिनेंशियल अवेयरनेस के रूप में देखने को मिलते हैं। ये आपकी जनरल अवेयरनेस का क्या है, तो अलग अलग पायदान है, अलग अलग अवधारणा है, जिसमें हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की बात अभी आपको किए ले चल रहे हैं। कोमल पंचाल, इससे तो बात हो गई। निर्मित पटेल, पटेल साहब, यस सर। आज से क्लास में दूसरी बार आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्षमा, गुस्ताखी माफ हो, उसके लिए। समझ में आ रहा है हाँ सर। पूरा? यस। आज जितनी बातें मैंने बढ़ाई है वो समझ में याद आ गया आपको? हाँ। हाँ सर। DICGC का एस्टैब्लिशमेंट कब किया है? क्या सर, क्या बोले? DICGC का एस्टैब्लिशमेंट कब किया? एस्टेब्लिशमेंट 15th July 1978। शाबाश, क्लियर से देख लिया पीछे से? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है? अरे दादा, मैं भी आपकी जगह बैठा हुआ था, टेंशन मत लो, मुझे पता है ना कहाँ से देख सकते हैं। अगर 2 सेकंड लग गया तो स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मास्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट क्लास में याद कीजिए, इन बातों को हम आगे लिए चलेंगे और किसी नई टॉपिक विशेष पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतनी बात। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज गुड डे और हैप्पी न्यू ईयर के बाद ही हम मिलेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके, गुड डे।